ऑलराइट स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी का मॉडल पेपर जो कि साल 2021 के लिए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने प्रपोज्ड किया है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले बायोलॉजी का मॉडल पेपर, और इसमें मैं डिस्कस करूंगा एमसीक्यूज और इसके सॉल्यूशंस को भी हम स्टडी करेंगे, आंसर्स भी हम इसके देखेंगे। सबसे पहले ये देखें कि जो टोटल टाइम ड्यूरेशन हमें दिया जा रहा है इस पेपर को सॉल्व करने का वो 2 घंटे का है। यानी कि हमें 2 आवर्स के अंदर ये दोनों सेक्शंस यानी कि ऑब्जेक्टिव पार्ट और सब्जेक्टिव पार्ट दोनों ही सॉल्व करना है। लास्ट एक्सपीरियंसेस में ऐसा होता था कि जब भी पेपर आता था तो एमसीक्यूज का पोर्शन अलग होता था जो आपको 30 मिनट्स के लिए दिया जाता है, और उसके बाद फिर वो पेपर आपसे लेकर सब्जेक्टिव पेपर आपको देते थे। बट इस साल ऐसा नहीं होगा। इस 2 घंटे की ड्यूरेशन के लिए आपको दोनों पेपर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज का पेपर दे दिया जाएगा, और ये फुल टाइम आपके पास रहेगा, और एग्जामिनर आपसे इसे कंडक्ट नहीं करेगा यानी कि वापस नहीं लेगा। टोटल मार्क्स इस पेपर के 60 हैं। इसके अंदर से 50% जो पार्ट है, ये 50% पार्ट है एमसीक्यूज का, और 50% जो पार्ट है वो सब्जेक्टिव पार्ट है, जिसके अंदर से हम 30% आपसे पूछे जाएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और 20% आपसे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सेक्शन है, एंड इट इज द कंपलसरी सेक्शन। सबसे पहले नोट क्या लिखा हुआ है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस, आपने तमाम सवालात हल करने। डू नॉट कॉपी डाउन द क्वेश्चन, आपने सवाल को कॉपी नहीं करना है। यू आर डायरेक्टेड टू आंसर अगेंस्ट द प्रॉपर नंबर ऑफ द क्वेश्चन एंड इस पार्ट। जो भी आपका स्टेटमेंट का नंबर है, लेट सपोज कि अगर आप स्टेटमेंट नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं तो आप 1 लिखें और उसके आगे उसका करेक्ट आंसर लिखें, 2 उसके आगे उसका आंसर लिखें। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। तमाम सवालात जो है वो आपके एक स्टेटमेंट के 1 मार्क पर कंसिस्ट करते हैं, लिहाजा 30 स्टेटमेंट आपको गिवन होंगी जिसके आपने आंसर्स लिखने होंगे। So starting with the first statement, the study of remote past organic life with the help of fossils, यानी कि remote past organic life की जो स्टडी है वो क्या कहलाती है। तो एंटोमोलॉजी हमें मालूम है, द एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इसी तरह से पैलेंटोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फॉसल्स ऑफ द रिमोट पास्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो गुज़िश्ता कभी सालों के अंदर इस दुनिया के अंदर वजूद रखते थे, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ना, उनके सेल्स टिश्यूज के बारे में पढ़ना, ये पैलेंटोलॉजी कहलाता है। टेक्सोनॉमी एक बिल्कुल डिफरेंट ब्रांच है जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन और साइंटिफिक नेमिंग पढ़ते हैं, जबकि हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज। सो द करेक्ट आंसर इज द पैलेंटोलॉजी। सेकेंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड का जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है। ऑप्शन ए आपको गिवन है लॉ। तो याद रखिएगा लॉ जो है वो नहीं हो सकता, क्योंकि बायोलॉजिकल मेथड के अंदर लॉ जो है वो सबसे आखिरी स्टेज होता है, तो करेक्ट सीक्वेंस में लॉ सबसे पहले नहीं आ सकता। इसी तरह से अगर हम ऑप्शन डी देखें तो इसमें भी लॉ पहले गिवन है, तो पहला ऑप्शन यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी ये दोनों तो कैंसिल हो गए, क्योंकि लॉ जो है वो फर्स्ट नंबर पे नहीं हो सकता, लॉ हमेशा आखिर में होगा। अब आखिर बीच के जो दो ऑप्शंस है यानी कि बी और सी, अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो लिखा हुआ है हाइपोथेसिस, इसके बाद थ्योरी, फिर लॉ और फिर रीजनिंग। तो आपको मालूम है कि रीजनिंग जो है वो लॉ के बाद नहीं हो सकती, लॉ इज द फाइनल स्टेज, जैसे मैंने अभी बताया था ऑप्शन ए के अंदर। तो रीजनिंग जो है वो सबसे आखिर में नहीं हो सकता। करेक्ट ऑप्शन शुड बी हाइपोथेसिस, उसके बाद फिर सेकेंड स्टेप होता है रीजनिंग, फिर थ्योरी, एंड देन फिर लॉ स्टेज जो है वो क्रिएट होता है। नाउ करेक्ट वे ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम लिखने का जो असल तरीका है साइंटिफिक नेम लिखने का वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन इज राना टिग्रीना। इसमें अगर हम गौर करें तो जो जीनस नेम है उसका पहला लेटर कैपिटल है, और इसी तरह से स्पीसी का नेम भी लेटर जो है वो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नेम नहीं हो सकता। क्योंकि याद रखिएगा साइंटिफिक नेम लिखने का जो पर्टिकुलर तरीका है उसमें जीनस का जो नेम है वो हम पहला लेटर कैपिटल करते हैं, स्पीसी का पहला लेटर कैपिटल नहीं होता। जैसे नंबर 2 ऑप्शन में हमें गिवन है कि राना का आर कैपिटल है जो कि जीनस का नेम है, और स्पीसी नेम के अंदर टिग्रीना टी स्टार्ट हो रहा है स्मॉल से। सो करेक्ट ऑप्शन इज द राना टिग्रीना, ऑप्शन बी। थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि जीनस का पहला लेटर कैपिटल होता है, और फोर्थ हरगिज नहीं हो सकता क्योंकि हम साइंटिफिक नेम हमेशा मुकम्मल लिखते हैं। इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वायरसेस आर प्लेस्ड इन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर वायरस कौन से किंगडम के अंदर प्लेस किया गया। तो याद रखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात हो रही है, सो इट्स मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द रॉबर्ट एच वाइटेकर स्कीम। रॉबर्ट एच वाइटेकर की स्कीम के मुताबिक जो वायरसेस हैं वो किंगडम मोनेरा के अंदर है।
जो कि बाद में इसका नाम चेंज करके प्रोकैरियोटी रखा गया और इसमें पार्टिकुलरली जो है वो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया को इंक्लूड करते हैं। बट ये रॉबर्ट एच व्हाइटेकर की क्लासिफिकेशन का सवाल था। हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लिखी है। अगर मॉडर्न किंगडम क्लासिफिकेशन होता तो हम इस पे क्लिक नहीं कर सकते थे। द प्रोसेस विच डज नॉट रिक्वायर्ड एनर्जी, वो प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, वो प्रोसेस कौन सा होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसी तरह से डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और फिर ऑस्मोसिस। तो याद रखिएगा कि जो जिस प्रोसेस के अंदर हमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है वो प्रोसेस जो है स्पेशली पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे चूंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन नहीं है तो लेकिन उसकी एग्जाम्पल जो है वो गिवन है, यानी कि डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज एक्चुअली द एग्जाम्पल ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्ट, so we will go with the option diffusion. Now sixth statement is the stage of mitosis in which chromatids reach to the pole and their movement ceases, यानी कि वो माइटोसिस का स्टेज जिसमें क्रोमेटिड जो है वो पोल पर पहुंच जाते हैं और उनकी मूवमेंट जो है वो सीज होने लगती है, वो कौन सी स्टेज है? तो इट शुड बी द एनाफेज, कि जिसके अंदर जो है क्रोमोसोम, सॉरी इट शुड नॉट बी, ये एनाफेज नहीं हो सकता क्योंकि एनाफेज में पोल पे पहुंचते हैं। और फिर टीलोफेज वो फेज होता है जिसके अंदर इनकी मूवमेंट सीज होने लगती है। याद रखो प्रोफेज के अंदर क्रोमेटिड्स जो है वो कंडेंस फॉर्म में होते हैं, ये पोल पे नहीं जाते। मेटाफेज में जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज करते हैं। एनाफेज पे ये अपोजिट पोल पर चले तो जाते हैं मगर इनकी मूवमेंट जो है वो खत्म नहीं होती, मूवमेंट इनकी टीलोफेज पर आकर खत्म होती है। एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट, एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट। और हमसे ये पूछा गया कि एंजाइम्स किस चीज के बने होते हैं या उसकी नेचर क्या होती है? तो द नेचर ऑफ द एंजाइम्स इज प्रोटीन इन नेचर, एंजाइम जो है वो प्रोटीन नेचर होते हैं। सो ऑप्शन इज द बी। एनर्जी स्टोर इन ईच मोल ऑफ एटीपी, एटीपी के जो एक मोल है उसके अंदर एनर्जी जो है वो कितनी स्टोर होती है? सो इट इज 7.3 किलो कैलोरीज, 7300 कैलोरीज जो है वो एनर्जी स्टोर होती है, बट यहाँ किलो है तो इसलिए 7.3 ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रोलाइसिस, ऑप्शन बी ग्लाइकोलाइसिस, फोटोलाइसिस या थर्मोलाइसिस। तो वाटर ब्रेकडाउन की बात हो रही है और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो हमें पता है प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है वो फिनोमेना फोटो कहलाता है। लाइट मीन्स फोटो एंड द ब्रेकडाउन मीन्स लाइसिस। तो फोटोलाइसिस मीन्स द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। इंक्रीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन, ये जो यानी कि फिश की प्रोडक्शन है इसकी क्वांटिटी और क्वालिटी को इंक्रीज करना क्या कहलाता है? सो ऑप्शन इज फिशरीज, फार्मिंग, फॉरेस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द फिशरीज। फिशरीज वो टेक्निक है जिसके जरिए हम इसकी क्वालिटी या क्वांटिटी को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। नाउ ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ, ब्लड जो है क्या है? ब्लड सेल है, ब्लड टिश्यू है, ब्लड ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम है? So blood is actually a tissue combination of two or more similar type of the cells. इसी तरह से अगर हम देखें द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल फूड, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल या फूड का इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू, यानी कि मूवमेंट जो है वो किस तरह से होती है? तो याद रखिएगा मूवमेंट अगर फूड की बात करें तो इट इज कैरीड आउट बाय द फ्लोएम, और अगर लिक्विड कंटेंट की बात होती तो हम ऑप्शन जो है वो ए जाइलम पे जाते। क्योंकि अगर हम देखें लिक्विड की मूवमेंट होती है प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होना, तो ये जो मूवमेंट है ये कैरीड आउट बाय द जाइलम टिश्यूज, जबकि फ्लोएम वो टिश्यूज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है फूड कंटेंट को सप्लाई करने के लिए। और थर्ड इज सेकेंडरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, सेकेंडरी सेल वॉल ये आपने याद रखना है कि सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। सेकेंडरी सेल वॉल जैसे आपको मालूम है कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लैमेला। सेकेंडरी सेल वॉल पूछ रहे हैं किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज और लिग्निन की बनी होती है। वाटर एंड मिनरल्स एंटर्स द प्लांट थ्रू, पानी और मादनियां जो है वो प्लांट्स के अंदर किस चैनल के जरिए एंटर होती हैं? रूट, स्टेम, लीफ या ब्रांचेस। तो रूट वो सिस्टम है जिसका या वो पार्ट है प्लांट के अंदर जिसका काम ये है कि ये जमीन के अंदर से सॉल्ट मिनरल्स को जो है वो एब्जॉर्ब करे, पानी को एब्जॉर्ब करे और उसे लीफ तक पहुंचाए ताकि लीफ जो है इनको इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस कर सके। सेल डेथ कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि इंजरी हो रही है बॉडी के अंदर, सेल की डेथ हो रही है एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, यानी कि इट इज नॉन प्रोग्राम सेल डेथ। दो तरीके से डेथ होती है सेल की, एक को प्रोग्राम सेल डेथ, नॉन प्रोग्राम सेल डेथ। प्रोग्राम सेल डेथ मींस जिसके अंदर बॉडी को मालूम होता है कि अब सेल की जो है वो डेथ कॉज करनी है। लाइक हमें मालूम है कि आरबीसीज का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज है। सो दो वो अगर
यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ होती है तो हम उसे कहते हैं एपोप्टोसिस। अब चूंकि इस पर एक्सटर्नल फैक्टर आ गया, एक्सटर्नल फैक्टर में भी इंजरी में भी एक्सीडेंट, तो ये कॉज होता है या ये डेफिनेशन होती है नेक्रोसिस की। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स कैन बी एनहांस्ड। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को हम किस तरह से एनहांस कर सकते हैं? सो द एक्टिविटी कैन बी एनहांस्ड बाय द एक्टिवेटर्स। इनहिबिटर इसकी एक्टिविटी कम करते हैं। नर्व टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ। नर्व टिश्यू किसके बने होते हैं? तो बेसिक फंडामेंटल जो सेल है नर्व टिश्यूज का वो न्यूरॉन है। नेफ्रॉन जो है वो किडनी का सेल होता है। रिसेप्टर्स मैसेंजर सेल्स हैं। और सेल बॉडीज जो है वो मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं, जो कि नेफ्रॉन का न्यूरॉन का जो है वो पार्ट होता है। अगर हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखें तो हमें इसके अंदर जो है वो सेल बॉडी नजर आती है, और इसके अंदर जो है वो हमें सोमा, जिसका हम दूसरे वर्ड्स में सेल बॉडी कहते हैं, यहाँ पे गैंग्लियंस मौजूद हो सकते हैं या एक्सॉन्स मौजूद हो सकते हैं। MCQs नंबर 18 इज फंक्शन ऑफ RER। RER का फंक्शन क्या है? रेस्पिरेशन, डाइजेशन या प्रोटीन सिंथेसिस। तो याद रखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि इनसाइड द सेल मौजूद है और रफ है, तो इसके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स भी मौजूद होते हैं। सो इट्स फंक्शन इज टू सिंथेसाइज द प्रोटीन। फंडामेंटल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो फंडामेंटल प्रोडक्ट है वो क्या है? अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लूकोज या सेलुलोज। सो फंडामेंटल प्रोडक्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस की ग्लूकोज होती है। इन ह्यूमन इनटेक ऑफ फूड, खाना जो है वो इनटेक करने का जो मैकेनिज्म है वो क्या कहलाता है? वो आपको मालूम है, इंजेक्शन कहलाता है। इसी तरह से द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। के वाटर पोटेंशियल है और हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है, इसे क्या कहा जाता है? ये पूछा गया। तो इट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस, विच इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन कि हाई मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन से लो मॉलिक्यूलर कंसंट्रेशन मूव करने का नाम जो है वो ऑस्मोसिस होता है। बायोलॉजिकल मेथड इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग। बायोलॉजिकल मेथड के तमाम स्टेप्स है सिवाय ऑब्जर्वेशन, हमें मालूम है बायोलॉजिकल मेथड का स्टेप है। इसी तरह से डाटा कलेक्शन भी एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, एक्सपेरिमेंट इटसेल्फ लिख दिया। और फिर प्रोपोर्शन, सो प्रोपोर्शन इज नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड। नाउ क्लोरोफिल इज फाउंड इन। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? सो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में मौजूद है। स्टेम एंड रूट इंक्रीजेस इन लेंथ। स्टेम और रूट की जो लेंथ है उसमें इजाफा किसकी वजह से होता है? तो ये आपने याद रखना है, एपिकल मेरिस्टेम्स जो है इसकी रूट की या स्टेम की लीव से जो लेंथ है उसमें इजाफा करते हैं। ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ। ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं? तो याद रखिए ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। जो अपर पार्ट है विच इज कॉल्ड राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया, इसी तरह से नीचे वाले राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल कहलाते हैं। तो टोटल 4 चैम्बर्स हैं। द ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड। वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं वो हीटोट्रॉफिक हैं। जो सिर्फ इंसेक्ट्स खाते हैं वो इंसेक्टिवोरस हैं। जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस खाते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। सेलेक्ट द मिसमैच। इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है? जो प्लांटी टेरिडोफाइटा, ये हमें मालूम है कि टेरिडोफाइटा इज एक्चुअली द क्लास ऑफ प्लांटी। इसी तरह से प्रोटेस्टा पैरामीशियम, यानी कि पैरामीशियम जो ऑर्गेनिज्म है ये प्रोटेस्टा से बिलोंग करता है, और अगर हम पार्टिकुलरली बात करें तो प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। फंजाई म्यूकर इसकी टाइप है। और एनिमलिया अमीबा, ये जो है मिसमैच है क्योंकि अमीबा इज नॉट द एनिमल, अमीबा इज एक्चुअली द प्रोटोजोआ। दिस डील्स विद द इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म। वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स की जो कि इकोनॉमिकली अहम है? बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेट्री। सो द ऑप्शन इज द बायोइकोनॉमिक्स। बायोइकोनॉमिक्स ही वो ब्रांच हो सकती है जिसके अंदर हम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। ना ग्रोथ, रिपेयर एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ग्रोथ का होना, रिपेयर का होना और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये कौन करता है? सो इट इज कैरीड आउट बाय द मे बी माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस इज एक्चुअल आंसर, और मियोसिस वो फिनोमेना है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। बट यहाँ पर एसेक्सुअल कहा गया है, लाइक वोंड होना, इंजरी हो जाना, ग्रोथ होना, डेवलपमेंट होना, इट इज ऑल कैरीड आउट बाय द मीन्स ऑफ माइटोसिस। रिमूवल ऑफ द वाटर वेपर्स फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के एरियल पार्ट से एक्सेस वाटर का जो रिमूवल है वो क्या कहलाता है? सो दिस इज द स्पेशल मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। तो ये तो हमने बात की सेक्शन ए एमसीक्यूज की। नाउ वी शुड मूव अहेड एंड आई एम अबाउट टू डिस्कस द सेक्शन बी। तो ये जो सेक्शन है ये 18 नंबर का है, सेक्शन बी, और इसमें आपको 6 सवाल जो है वो आपने अटेम्प्ट करने हैं, और एक सवाल जो है ईच कैरी 3 मार्क्स, यानी कि 3 नंबर का एक सवाल है। सो इसमें 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। क्वेश्चंस क्या क्या है? क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करें क्वेश्चन 10 तक, यानी कि आपके पास टोटल 9 क्वेश्चंस है और इसमें से आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं।
फर्स्ट इज राइट 3 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आप सिर्फ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के दरमियान में 3 फर्क लिखोगे। फिर आपने पूछा गया है आपसे कि डिफाइन इम्यूनोलॉजी, एक्सोसाइटोसिस और एपोप्टोसिस। आपने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, कोई एग्जांपल गिवन नहीं करनी है। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल्स। 3 तरह के मसल्स हो सकते हैं, तो स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स की आपने सिर्फ डायग्राम बनानी है। डिफाइन एनी 3 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर की पोजीशन के मुताबिक क्रोमोसोम्स की 4 टाइप होती हैं, बट आपने कोई 3 बतानी है। वाई मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं? और आपसे पूछा जा रहा है नेम डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। मियोसिस के प्रोफेज 1 के जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं उसके नाम बताने हैं। डिफाइन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड राइट केमिकल इक्वेशन। आपने डिफाइन करना है एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन को, और उसके बाद आप एरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन के साथ साथ उसकी एग्जांपल यानी कि केमिकल इक्वेशन भी लिखोगे। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? फिर डिफाइन ऑटोट्रॉफिक एंड हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इन दोनों की आपने डेफिनेशंस भी लिखनी है। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। आपने फ्लो चार्ट बनाना है, नॉट डायग्राम। आपने फ्लो चार्ट बनाना है और उसमें बताना है कि प्लांट टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं। लाइक प्लांट टिश्यूज की 2 टाइप्स है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज। फिर उनकी मजीद टाइप्स हैं, तो ये आप जो है वो फ्लो चार्ट बना के बताओगे। डिफाइन पैरासाइटोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी गिवन है और इनमें आपने सिर्फ डेफिनेशन जो है वो लिखनी है। देन यू विल मूव टू द सेक्शन सी। आप सेक्शन सी पर आओगे जिसमें डिटेल आंसर क्वेश्चंस होंगे, और ये जो सेक्शन है वो 12 नंबर का है। एक सवाल आपका 6 मार्क्स का है, तो इसलिए आपको 2 अटेम्प्ट करना पड़ेंगे। 6 2 12, तो इस तरह से 12 नंबर का ये पार्ट होगा। 4 सवाल गिवन है, इसमें से आपने 2 सवाल करने हैं। पहला सवाल है ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ एलएस यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का आपने एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो बनाना है। राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यूज पर आपने डिटेल में नोट लिखना है। जैसे आपको मालूम है एनिमल टिश्यूज की 4 टाइप्स होती हैं, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, इसी तरह से नर्वस टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू। तो आपने जो है वो इनकी चारों टाइप्स की जो है वो डिटेल में डिस्कशन करनी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है? डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। आपने सिर्फ 5 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं एंजाइम्स के। इसी तरह से व्हाट इज ट्रांसपरेशन। ट्रांसपरेशन की डेफिनेशन लिखनी है, वेयर इट अकर्स, कहाँ पर होता है, एंड राइट 5 सिग्निफिकेंसेस ऑफ ट्रांसपरेशन। आपने यहाँ पे भी अगर आप गौर करें तो सेक्शन सी के अंदर जो 2 सवाल हैं ये थोड़े से टाइम टेकिंग है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट जो है ये आपका टाइम टेकिंग है, जबकि थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है ये आपका यहाँ पे बहुत सारा टाइम बच सकता है। तो मेक श्योर पेपर सॉल्व करने से पहले आप पूरा पेपर थॉरोली उसको रीड करें और उसके बाद जो है वो आप स्टार्ट करें, क्योंकि पेपर में डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो कि टाइम टेकिंग होते हैं। आप उन सवालात पर चले जाते हैं तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। तो पहले आप पूरा थॉरोली इस पेपर को पढ़ें और उसके बाद जो है वो पेपर सॉल्व करें। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।